नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन भारतीय संविधान की यात्रा शुरू से अंत तक सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं और इसकी अपन पहली क्लास पढ़ चुके हैं। आज मैं इसकी दूसरी क्लास लेके आया हूं जिसमें अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं विदेशी स्रोत, जिसके आपको टॉप MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा जो अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए मेरे साथ अपन एक एक क्वेश्चन पर विश्लेषणात्मक चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है अपना, मूल संविधान में थे। ऑप्शन ए है 392 अनुच्छेद 6 अनुसूचियां, बी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, ऑप्शन सी है 394 अनुच्छेद 8 अनुसूची, ऑप्शन डी है 396 अनुच्छेद और 6 अनुसूची। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो अपन मूल संविधान क्या है इस पर पहले बात करेंगे अपन, फिर अपन बात करेंगे कि मूल संविधान क्या है और वर्तमान संविधान क्या है। तो अगर मैं मूल संविधान की बात करूं प्रिय विद्यार्थियों तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ जिसे मूल संविधान के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान की बात करें तो 2024 चल रहा है। इस 2024 में संविधान की क्या स्थिति है, वो है वर्तमान संविधान। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 26 जनवरी 1950 यानी मूल संविधान की, ये अपना मूल संविधान है। और इस मूल संविधान की मैं बात करूं तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की बात करूं तो मूल कर्तव्य थे क्या, तो मूल कर्तव्य शून्य थे, यानी मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन वर्तमान संविधान 2024 में बात करूं मैं तो मूल कर्तव्य है क्या, तो बिल्कुल मूल कर्तव्य है। और कितने मूल कर्तव्य है, तो 11 मूल कर्तव्य है। जबकि दूसरा मैं बात करूं आपके कितने अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद थे मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान संविधान की मैं बात करूं तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, तो वर्तमान में अपने संविधान में 465 अनुच्छेदों से भी क्या है, अधिक अनुच्छेद है। 395 मूल अनुच्छेद है, जबकि उप अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं जिससे 465 से भी अधिक क्या हो चुके हैं, अनुच्छेद हो चुके हैं। अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग कितने हैं, तो भाग मूल संविधान में 22 थे। कितने थे, 22। और वर्तमान में भाग की बात करूं तो कितने हैं, तो वर्तमान में उपभागों सहित कितने हो गए हैं, मूल तो 22 भाग है और 4 उपभाग हो गए, तो कितने उपभाग हो गए, 26 भाग हो गए। कितने भाग हो गए वर्तमान में, 26। जबकि अनुसूचियों की बात करूं मैं तो अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी, 8। जबकि 4 संशोधन के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई आपके, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको वर्तमान और मूल संविधान में अंतर समझ में आ गया होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। उस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। इसका मतलब वहां पर आंशिक रूप से संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके उपलक्ष्य में अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपना भारत गणतंत्र हुआ, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को अपन मूल संविधान के रूप में बात करते हैं। और वर्तमान में जो सन चल रहा अपने उस अकॉर्डिंग अपने संविधान में क्या परिस्थिति है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन क्या पूछा है, अनुच्छेदों और अनुसूचियों से। तो मूल संविधान में अगर आपको मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 क्या थी, अनुसूचियां। इसीलिए अपना आंसर क्या है, 2 क्या है, सही है, यानी बी क्या है, सही है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित हैं? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस,
ऑप्शन बी है राम मनोहर सिंह, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी है वसंत कृष्ण विद्या। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अपना जो मूल संविधान है, यानी अपन संविधान की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। और इस भारतीय संविधान की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था, जिसमें लगभग 64 लाख रुपए, कितने, 64 लाख रुपए, और एग्जैक्ट बात करें तो 63,96,729 रुपए क्या हुए थे, इसमें खर्च हुए थे। और लगभग कितने, 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी और अंतिम बैठक जो इसकी 14 नवंबर से स्टार्टिंग हुई थी, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली थी। तो अंतिम रूप से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में ये तैयार हुआ था। 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे, एग्जिट 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे इसमें। और संविधान निर्माण में कुल 11 अधिवेशन व 165 बैठक में संविधान बनकर क्या हुआ था, संविधान का निर्माण क्या हुआ था, पूरा हुआ था। अगर मैं संविधान की बात करूं यहाँ पर कि संविधान को कितनी भाषाओं में लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया है। कितनी भाषाओं में, 2 भाषाओं में लिखा गया है। कौन कौन सी भाषाओं में, 2 भाषाओं में लिखा गया है। और ये 2 भाषाएं हैं, एक तो है आपके हिंदी और एक है आपके अंग्रेजी। एक कौन सी, आपके अंग्रेजी। इन दोनों भाषाओं में लिखा गया है। और इन दोनों भाषाओं में ये जो संविधान है ये कैसा है, ये संविधान हस्तलिखित है। कैसा है, हस्तलिखित। और ये किसने लिखा था, इन दोनों भाषाओं में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है ये हस्तलिखित, यानी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित संविधान है। दोनों की जो है भाषा, यानी दोनों को जो है हस्तलिखित लिखा गया है। जबकि मैं संविधान की बात करूं, संविधान के पेजों में चित्रण किसने किया था, तो चित्रण किया था आपके नंदलाल बसु ने। किसने किया था, नंदलाल बसु ने। और अगर मैं संविधान की प्रस्तावना के पेज की बात करूं तो संविधान के प्रस्तावना के पेज को किसने सजाया था, तो यह सजाया था आपके राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा ने। तो आप ध्यान रखें, हस्तलिखित तो किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चित्रण किसने किया, नंदलाल बसु ने। और प्रस्तावना के पेज को किसने सजाया था, तो राम मनोहर सिन्हा ने इसको सजाया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रखें, कुल संविधान में कितने अधिवेशन हुए, तो कुल अधिवेशन हुए थे 12, लेकिन 11 अधिवेशनों में इसका निर्माण पूरा हो चुका। और कितनी बैठकें हुई थी, टोटल 166, लेकिन 165 बैठकों में संविधान बनकर तैयार हो गया था। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और उसे 166वीं बैठक के रूप में भी जाना जाता है। उस दिन संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो एकत्रित हुए थे और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की क्या दिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी। इसीलिए आप संविधान निर्माण में केवल 11 अधिवेशन और 165 बैठकें ही हुई थी। आगे चलते हैं अपन। तीसरा प्रश्न आपके, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित किस विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी है संप्रभु राज्य, ऑप्शन सी है सदनात्मकतावाद और डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों बी, संप्रभु राज्य। ये
हम भारत के लोग, अगर मैं बात करूं पहले प्रस्तावना की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को ही कहा जाता है उद्देशिका। क्या कहा जाता है, उद्देशिका। और अपन ने कल ही चर्चा कर ली थी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन चर्चा हुई और 41 दिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया गया और अंतरिम सरकार ने 17 अक्टूबर 22 जनवरी 1947 को जो है इसे पारित कर दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, और अंतरिम सरकार ने इसे 17 अक्टूबर 1947 को इसे अपना लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव को अंतिम रूप से अपना लिया गया था और उसे प्रस्तावना का क्या दिया गया था, रूप दिया गया था। तो ये जो प्रस्तावना है ये उद्देशिका है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसी बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा कि हम भारत के लोग, इसका आशय पूछा कि इसका आशय क्या है। तो प्रस्तावना में मैं बात करूं तो प्रस्तावना में जो ये हम भारत के लोग है, ये हम भारत के लोग ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से ग्रहणित है। कहाँ से है, अमेरिका से। पूरी प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन भाषा कहाँ से ली गई है, इसकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, जबकि अमेरिका से कौन सा शब्द लिया गया है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की भाषा में से भी कौन सा शब्द लिया गया है, हम भारत के लोग जो है अमेरिका से लिया गया है। और इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य, और संप्रभु राज्य का मतलब क्या है, संप्रभु राज्य का मतलब यहाँ पर यह है, यानी संप्रभु राज्य का मतलब यह लगाया जाता है कि जो हमारा देश है, हमारा देश भारत जो है ये किसी विदेशी ताकत से नियंत्रित नहीं है। हमारे भारत की आंतरिक व बाह्य शक्ति हमारे द्वारा, हमारे भारत के लोगों द्वारा ही क्या है, नियंत्रित है। हमारा देश खुद जो है आंतरिक और बाह्य शक्ति में सक्षम है, यानी दोनों हमारे देश की जो सत्ता व्यवस्था है उसे कोई बाहरी शक्ति नियंत्रित नहीं कर रही है। इस यानी भारत के लोग जो है, भारत के लोग ही जो है इसको, भारत के लोगों के द्वारा बने हुए संविधान के द्वारा ही इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। तो आंतरिक व बाह्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो आगे चलते हैं अपन। चौथे क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुसार भारत है, ऑप्शन ए है संघीय राज्य, ऑप्शन बी है एकात्मक राज्य, ऑप्शन सी है राज्यों का संघ, और ऑप्शन डी है अर्ध संघीय राज्य। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों सी, राज्यों का संघ। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में स्पष्ट ये बात लिखी हुई है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है। और इस भारत में वर्तमान में 28 तो क्या है, राज्य, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और इन्हीं 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर क्या बना हुआ है, भारत बना हुआ है। और इस भारत के संविधान में कितने नाम हैं, तो भारत के संविधान में 2 नाम हैं, एक तो है भारत और दूसरा है इंडिया। एक तो है भारत और दूसरा क्या है, इंडिया। आगे चलते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन है आपके, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए है न्याय, क्षमता, बंधुता, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। ऑप्शन सी है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ऑप्शन डी है समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको देखो प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना याद होना बड़ा जरूरी है। तो अगर अपन प्रस्तावना में इन शब्दों को अगर जमाएं तो अपन को यहाँ पर प्रस्तावना देखनी पड़ेगी थोड़ी। अपने को पता है कि प्रस्तावना में क्या लिख रखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी न्याय कितने प्रकार के दिए गए? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा शब्द आ रहा अपने? न्याय। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं न्याय, ठीक है। इसके बाद में पहला शब्द हो गया न्याय, उसके बाद में आता अपने कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी दूसरा शब्द क्या आ जाएगा आपके? स्वतंत्रता। दूसरा शब्द क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता तथा उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी समता किस नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पर। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी चौथे नंबर पर क्या आएगा? बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता यानी भातृत्व शब्द भी हो सकता है यहाँ पर। तो बंधुता या भातृत्व बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब अपने ये चारों शब्द अपने पास आ गए। सबसे पहले तो क्या आएगा? न्याय। तो अपन ऑप्शन से भी देख सकते हैं, देखो इसमें न्याय आ रहा है, दूसरे में न्याय है क्या? तो नहीं है, तो इसको काट दो आप। तीसरे में न्याय है क्या? तो इसको रहने दो। और चौथे में क्या? समता, तो इसे भी रहने दो। अब आप देखो 2 ऑप्शन बचे हुए आपके पास, देखो न्याय, समता। तो यहीं पर आपके ये खत्म हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी आपका सी आंसर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही है। चलो आगे चलते हैं अपन। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है सामाजिक और आर्थिक, बी ऑप्शन है आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा और अवसर, ऑप्शन डी है सामाजिक और राजनीतिक। तो अपन ने अभी हाल ही में बात की है कि देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो क्या राजनीतिक तो क्या दिया गया है? न्याय दिया गया है। जबकि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। जबकि प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी गई है? समानता दी गई है, ठीक है ना, यानी समता दी गई है। समता का मतलब भी क्या है? समानता। तो किसकी समानता दी गई है? एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी गई है? समता। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा आपके? सी, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी गई है? समता दी गई है। आगे चलते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन है आपके, संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है। यानी जो आपके अपन ने बात की थी प्रस्तावना में स्वतंत्रता की, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो वो अपन ने बात की थी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसको अपन को सही आंसर यानी सही क्रम में जमा के बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है उपासना, धर्म, विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी है विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की सदस्य स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर अपने को देखना है। देखो क्या दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 1 2 3 4 5 प्रकार की क्या दी गई है प्यारे विद्यार्थियों? स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना।
और ये 5 अक्षर ये क्रम वाइज जमा दिए अपने। विचार, पहले तो क्या आएगा विचार, फिर बाद में क्या आएगा अभिव्यक्ति, फिर उसके बाद में विश्वास, फिर उसके बाद में धर्म और उसके बाद में उपासना। तो यही अपने को ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन है। देखो पहले विश्वास आ रहा है, गलत। विचार आ रहा है, इसको देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यही आपका क्या है सही आंसर है, यानी बी इसका क्या है सही आंसर है। आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपको ऑफलाइन में कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसी बेसिक पर ये आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए है विचार, ऑप्शन बी है विश्वास, ऑप्शन सी है नैतिकता, ऑप्शन डी है उपासना। तो अपन ने बात की थी भी हाल ही में कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक तो है आपके विचार, एक है अभिव्यक्ति, एक है धर्म, एक है उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और एक विश्वास, ठीक है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें आप देखें नैतिकता के बारे में इसमें नहीं आ रहा है, तो नैतिकता कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो इसीलिए अपना सी आंसर क्या है आपके सही है, यानी सी आंसर इसका क्या है गलत है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आगे चलते हैं अपन। नौवां क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। यानी प्रस्तावना से संबंधित जो न्यायिक मामले थे उसमें किस वाद में यह कहा गया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए है बेरूवाड़ी वाद, ऑप्शन बी है बम्बई वाद, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स वाद, ऑप्शन डी है केशवानंद भारती वाद। तो अगर अपन बात करें तो बेरूवाड़ी, इसका ए आंसर क्या है सही है। बेरूवाड़ी वाद कब हुआ था 1960 में, और इसमें स्पष्ट कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी 1960 का जो बेरूवाड़ी न्यायिक मामला है इसमें स्पष्ट किया गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अपन बात देखें बम्बई वाद जो कि 1993 में हुआ था, 1993 इसमें ये स्पष्ट कहा गया था, 1993 का जो बम्बई वाद है, बम्बई भारतवाद, इसमें स्पष्ट कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और ये संविधान का भी अंग है और संविधान के मूल ढांचे का भी क्या है अंग है। तो मूल ढांचे का अंग किस वाद में बताया गया, बम्बई वाद में बताया गया। जबकि केशवानंद भारती जो है मामला है 1973 का, इसमें भी ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये मामला भी यही कहता है। जबकि एक मामला है आपके गोलकनाथ बनाम भारत संघवाद 1953, इसमें भी 1957, इसमें भी यही बात कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और जब प्रस्तावना की भाषा संदिग्ध हो तो संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है। तो ये बात इस वाद में कही गई थी। तो आपको ध्यान रखना कि बेरूवाड़ी वाद ऐसा है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। दसवां क्वेश्चन है आपके, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 22। तो इसका सही आंसर है 22। तो अगर अपन बात करें तो मूल संविधान में
मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन एक संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967, और इसके तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई थी संविधान में, जिसका नाम क्या था? सिंधी। सिंधी भाषा जो है संविधान में जोड़ी गई। इस प्रकार से 14 और 1 कितनी हो गई? 15। ठीक है। इसके बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन 1992, और इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? 16वीं, 17वीं और 18वीं। ये भाषाएं कौन कौन सी थी प्रिय विद्यार्थियों? तो एक तो थी मणिपुरी, एक थी नेपाली और एक थी आपके कोंकणी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 15 और 3 कितनी हो गई? आपके 18। तो 1992 में कितनी भाषाएं हो गई थी? 18। इसके बाद में एक संविधान संशोधन और किया गया, 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। और ये भाषा थी बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथाली। तो अगर बात करें तो 18 में 4 जोड़े तो 22, यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 है। जबकि मूल संविधान की बात करें तो कितनी है? आपके 14। और यहां पर क्या प्रश्न पूछा है? 8वीं अनुसूची के अनुसार। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्या इसमें अपनी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है क्या? तो नहीं मिला हुआ है। ठीक है। तो 22 भाषाएं वर्तमान में इसमें शामिल है। आगे चलते हैं अपन। 11वां प्रश्न आपके, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से, और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो अपन ने बात की थी कि जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उदार का थैला। उदार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो 60 राष्ट्रों के यानी 60 देशों के संविधान को मिलाकर किया गया है। यानी थोड़ी थोड़ी चीजें जो है 60 राष्ट्रों से इसे मिलाकर अपने संविधान को क्या किया गया है? तैयार। इसीलिए इसे उदार का थैला कहा जाता है। अपने भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो 1935 के अधिनियम का। अगर 1935 के अधिनियम की बात करूं मैं, तो अपने मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395, जिसमें से 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं आपके? तो 250 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। इसीलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान की नींव के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगर देशों की बात करूं तो भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो आपको ध्यान रखना, ब्रिटेन के संविधान का सर्वाधिक भारतीय संविधान पर क्या दिखाई देता है? प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि भारत ब्रिटेन का क्या रह चुका है? उपनिवेश रह चुका है। ठीक है। अगर अपन आगे बात करें तो ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिए गए? तो ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति के क्या थे? नारे थे। ठीक है। तो नारा था, इसीलिए फ्रांस से क्या है? ये अपने संविधान में ग्रहणित किया गया है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बारहवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपके ऑस्ट्रेलिया। तो मैं बात करूं तो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची क्या होती है? तो अपने भारतीय संविधान में अनुसूचियां कुल कितनी है? 12। समझे, यहां पर अनुसूचियां कुल कितनी है? 12। इन 12 अनुसूचियों में से
इन 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि केंद्र व राज्य की शक्तियों का विभाजन यानी बंटवारा, ठीक है ना, केंद्र व राज्य की शक्तियों का विभाजन यानी बंटवारा। इसमें अगर अपन बात करें तो एक तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूचियां हैं? 3 प्रकार की सूचियां हैं। तो कौन कौन सी? एक तो है संघ सूची, और संघ सूची को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय सूची कहते हैं। एक है राज्य सूची, और एक है आपके समवर्ती सूची। ये क्या होती है? तो एक है समवर्ती सूची। तो ये क्या होती है? तो देखो, संघ सूची में जो विषय रखे जाते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची में जो विषय रखे जाते हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पर कौन कानून बनाता है? तो समवर्ती सूची में रखे हुए विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। लेकिन अंतिम रूप से जो माना जाता है निर्णय, वो केंद्र सरकार का माना जाता है। तो ये जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची कहां से ली गई है? अपने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली गई है, आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये भी कहां से लिया गया? अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो संघ सूची में कितने विषय विद्यार्थियों? तो संघ सूची में आपके कुल 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100। जबकि राज्य सूची की बात करूं तो कितने हैं? 61 हैं। कितने? 61। और 52 विषय किसमें है? समवर्ती सूची में हैं। आगे चलते हैं अपन। तेरहवां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है यूएसएसआर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्यों की तो इसका सही आंसर आपके यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, यानी रूस। इसका पूरा शॉर्ट नेम क्या है? रूस, सोवियत संघ रूस। तो रूस से अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। अपन ने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी कि मूल संविधान में बात करें अपन तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0 थे। लेकिन अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? आपके 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य लिए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य। कितने लिए गए थे? 10 कर्तव्य लिए गए थे। किस समिति की सिफारिश पर लिए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में और मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया ये भी समझे आप। इनको किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 क। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क। ठीक है ना, भाग तो 4 क और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। आप ध्यान रखें, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड से लिए गए। लेकिन भाग 4 क में क्या है प्रिय विद्यार्थियों? तो इसमें आपके मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जबकि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन है, और वो कहां से लिए गए? आयरलैंड से। जबकि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? आपके रूस से लिए गए। ठीक है, कितने लिए गए थे? 10 लिए गए थे। पर वर्तमान में अलग कंडीशन है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 है। कितने हैं? 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है और क्या है ये? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था? क्या लिखा हुआ है इसमें? तो 11वें मौलिक कर्तव्य में मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष, क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का
अनिवार्य शिक्षा दिलाने का अधिकार उनके माता और पिता का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा यानी 8वीं तक शिक्षा क्या करे, दिलाएं। तो मौलिक कर्तव्य 11वें में क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता और पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा दिलाएं, उनकी अनिवार्य शिक्षा पूर्ण करवाएं, ठीक है ना। और ये किसके तहत लिया गया संविधान में? तो इसके लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, ठीक है ना। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11, ठीक है ना। आप ध्यान रखें कहां से लिए गए? तो रूस से। आगे चलते हैं अपन। चौदहवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? तो ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान का, ऑप्शन बी है कनाडा की प्रणाली का, ऑप्शन सी है ब्रिटेन की प्रणाली का, ऑप्शन डी है जर्मनी की प्रणाली का। तो प्रिय साथियों, इसका सही आंसर है आपके कनाडा की प्रणाली का। अपने संविधान में अभी अपन ने हाल ही में बात की थी कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में इन 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची की बात की थी। 3 प्रकार की सूचियां बताई थी मैंने आपको, एक संघ सूची, एक तो कौन सी बताई थी? संघ सूची, एक बताई थी राज्य सूची और एक बताई थी समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं, लेकिन इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं होते हैं उनको अलग से एक और सूची बनाई गई है, जो कौन सी सूची है? अवशिष्ट सूची। और ये अवशिष्ट सूची कहां से ली गई है आपके? तो अवशिष्ट सूची ली गई है आपके कनाडा से। कहां से ली गई है? कनाडा से। तो ये कहां से गणित है अपने संविधान में? तो कनाडा के संविधान से ली गई है, यानी कनाडा की प्रणाली पर क्या, कनाडा के संविधान की प्रणाली के ऊपर आधारित है। तो अवशिष्ट सूची कहां से ली गई है? आपके कनाडा से ली गई है। बाकी 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां निहित हैं। यहीं से कनाडा से और भी लिया गया है एक संघीय प्रणाली का जो है, संघीय प्रणाली भी कहां से, संघ सरकार की प्रणाली भी कहां से ली गई? कनाडा से ली गई है। जबकि राज्यपाल का पद भी कहां से लिया गया है? राज्यपाल का पद भी कहां से लिया गया है? तो आपके कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो है अपने संविधान में कनाडा से ली गई स्रोत हैं। आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आपात उपबंध रूस से, यह आपका गलत है। आपात उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी से। अपन थोड़ी थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, ये सुमेलित नहीं है। तो आपात उपबंध की बात करूं मैं, तो आपात उपबंध, एक तो आपात उपबंध व आपातकाल, आपात काल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन, मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये दोनों चीजें कहां से ली गई? आपके जर्मनी से ली गई है। जबकि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में इनका क्या है? वर्णन है। जबकि संसदीय लोकतंत्र कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और संसद की अपन ने बात की थी कि संसद के 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक इसका तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। अगर लोकसभा की बात करूं तो अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। राज्यसभा की बात करूं तो अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। और राष्ट्रपति की बात करूं मैं तो अनुच्छेद 52 में इसका क्या है? वर्णन है। जबकि नीति निर्देश तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देश तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इनका क्या है? प्रिय विद्यार्थियों वर्णन है। तो यह आपका इसका कौन सा सही है? तो डी सही है। आगे चलते हैं अपन। तो आज के क्वेश्चन अपने यहीं समाप्त होते हैं। ये 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
जिन पर आपको बार बार देखकर इसको अच्छे से कंप्लीट करना है और किस प्रकार से इन टॉपिकों से आपके प्रश्न बनते हैं, ये भी आपको जानकारी मिली इस क्लास से आपको। इसी प्रकार से आप जो है इस क्लास को देखकर और शेयर करके, लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें। मैं आपके लिए इस सीरीज के माध्यम से अच्छा कंटेंट तैयार करके आपके सामने एक अच्छा जो है कंटेंट प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।